हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। हमारा विश्वास है कि आप दादा दादी के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में, परिवार में घर में रह करके लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। निश्चय ही प्यारे बच्चों, आज आपका आइए संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आपको हिंदी कक्षा 12 में खंड का काव्य भाग है और जिसमें पाठ 2 हम उद्धव प्रसंग, जिसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। आज इनके जीवन परिचय पर और इनके साहित्यिक परिचय और इनका काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों, मेरा विश्वास है कि इसके पूर्व में जो आपको जितने भी लेक्चर दिए गए हैं उन सभी लेक्चर को आप विधिवत अध्ययन कर रहे होंगे। जो वीडियो के माध्यम से भेजे गए लेक्चर हैं उनको आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और जो उसमें कमियां आपको नज़र आ रही होंगी उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, जिसका समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। तो इसके पहले देखिए, हमने उद्धव प्रसंग से आज हमको शुरू करना है। इसके पहले हमने आपको यमुना छवि, उसके पहले हमने प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, ये हिंदी काव्य में पढ़ाया। इसके पहले जो हमने वीडियोस डाली है उसमें संस्कृत के पाठ हैं, आपको भोजस्य औदार्यम है, संस्कृत भाषा या महत्तम है और आत्मा ज्ञो सर्वज्ञ। इन पाठों का हमने विस्तार से व्याख्या और इन पर आधारित, पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं, सूक्ति परक वाक्य हैं, उन सब का विस्तार से हमने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी तरह से हमने हिंदी का जो गद्य भाग है और गद्य खंड में भारतीय जगन्नाथ दास, ये अयोध्या सिंह पहला पाठ और दूसरा पाठ भाग्य और पुरुषार्थ का भी हमने पढ़ा दिया है। तीसरा पाठ भी हमने जैनेन्द्र कुमार जी का पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात पे। आइए आज आपको हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, हम पहले आपको जीवन परिचय, ये भाग 1 है, पाठ 2 का भाग 1 हम आज आपको इस पर मन लगा करके पढ़ेंगे। ये आज आप देख रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इनका जीवन परिचय हमने पहले, ये पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है जो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में ये पूछा जाता है। तो ये आपको 5 नंबर का प्रश्न है। इस पर आप देखेंगे ब्रज भाषा, आप देखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को कि ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के कवियों में महाकवि, इनको महाकवि कहा जाता है। रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान रहा है। इनका भी जन्म काशी में भाद्रपद सुदी पंचमी अर्थात सन 1866 ईस्वी को एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। जैसा कि इसके पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आपने पढ़ा, तो वो भी काशी के ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के यहाँ सन 1850 ईस्वी में जन्म हुआ। और इसी तरह से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की काशी में ही इनका जन्म सन बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका भी जन्म हुआ सन 1866 ईस्वी को। 1850 और 1866 आप देख रहे होंगे कि उनसे 15 या 16 साल के लगभग छोटे थे। एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पितामह का नाम तुलाराम था और इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता पुरुषोत्तम दास जी जो थे वो भारतेंदु जी के बहुत घनिष्ठ मित्रों में थे। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शिक्षा मिली थी। इनकी जो शिक्षा शुरू हुई थी बचपन से वो उर्दू और फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए और एलएलबी करने के पश्चात ये एमए फारसी की से मतलब एडमिशन लिया और उसी समय ये पढ़ाई शुरू की। तो बीच में ही इनके माता जी का निधन हो जाने के कारण इनकी ये एमए पूरा नहीं कर सकी फारसी से। और इसके बाद ये सन 1900 ईस्वी में, देखिए सन 1866 में इनका जन्म है, सन 1900 ईस्वी में ये अवागढ़ एटा में एक खजाने के निरीक्षक पद पर इनकी नियुक्ति हो गई और 2 वर्ष तक इन्होंने सेवा की। सन 1902 ईस्वी में इन्होंने उस निरीक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया और फिर ये अयोध्या के राजा नरेश थे, प्रताप नारायण सिंह जी, तो उनके निजी सचिव रहे। और उनकी जब राजा की मृत्यु हो गई सन 1906 ईस्वी में, तो उसके पश्चात ये महारानी के निजी सचिव बन गए। राज दरबार से संबद्ध रहने के कारण इनका रहन सहन बहुत ही सामंती और बहुत अच्छा ठाट बाट रहा। लेकिन प्राचीन धर्म
संस्कृति और साहित्य में इनकी गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान था इन्हें तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी बहुत अच्छी गति थी, बहुत अच्छी लगन थी। भारत की कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों एवं प्रमुख तीर्थ स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। विद्यार्थी काल से ही ये उर्दू फारसी में कविताएं लिखते थे, लेकिन कालांतर में अर्थात समय के अनुसार इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखने लगे, क्योंकि मध्यकालीन कवियों का इन पर प्रभाव था। जबकि ये भारतीय आधुनिक युग के कवि थे और आधुनिक युग के कवि होने के साथ ही ये आधुनिक युग की रचनाएं न करके बल्कि इन्होंने मध्ययुगीन काव्य की रचनाएं करना प्रारंभ किए। इनमें ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा और साहित्य सुधा निधि इन्होंने जो लिखा, साहित्य सुधा निधि और सरस्वती पत्रिका का भी संपादन और रसिक मंडन का संचालन तथा कासरी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी भाग के सभापति भी बनाए गए थे और हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया था। अर्थात हिंदी माँ की ये को इन्होंने अपना रत्नाकर वहीं सन 1932 ईस्वी में ये इनका स्वर्गवास अर्थात निधन हो गया। तो हिंदी माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं मिला। अर्थात ऐसे सुकवि जो आधुनिक युग में भी इन्होंने ब्रज भाषा की जो मध्ययुगीन काव्य की रचनाएं की है और ब्रज भाषा पर इनका अभूतपूर्व अधिकार रहा। बहुत अच्छी इनका उस पर लगन थी और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं सुप्रतिष्ठित रही। इस तरीके से पुनः हम एक बार रिवीजन करेंगे, सभी बच्चियों फिर से ध्यान देंगे इसको कि ब्रज भाषा के अंतिम परंपरा के कवियों में ये अंतिम कवि ब्रज भाषा की थी। इसके बाद फिर ब्रज भाषा के कवि अर्थात ब्रज भाषा की रचनाएं बहुत कम लोगों ने किया और कहीं कहीं किया है, लेकिन ये अंतिम कवि कहलाए हैं कि सबसे अच्छे जो श्रेष्ठ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की, ऐसा फिर कोई रत्नाकर पुनः नहीं मिला अभी। तो इनका जन्म, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म आपको बताया था कि काशी के ही बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। वैसे ही जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का भी जन्म काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1866 ईस्वी में, मात्र 16 साल की में इनका छोटे थे ये, और सन 1966 ईस्वी में सन 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पितामह तुलाराम जी थे, जैसे गोपाल चंद्र गिरधादास उनके पिताजी थे। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि इनके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के जो पितामह अर्थात दादा दादी बाबा थे वो तुलाराम जी थे और इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास जी वास्तव में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बहुत अच्छे मित्र थे। तो भारतेंदु बचपन से ही मतलब इनके पिताजी को भी फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो आप देखिए, बचपन में ही उन्हें उर्दू और फारसी अंग्रेजी 3 भाषा का ज्ञान बचपन से ही इन्हें शिक्षा मिली। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी उर्दू और फारसी से ही शुरुआत हुई। तो बीए और एलएलबी इन्होंने किया, बीए और एलएलबी किया और करने के बाद ये एमए फारसी से करना चाहते थे और एडमिशन भी लिया। जब प्रवेश लिया उसके बाद पढ़ाई शुरू की। बीच में ही इनकी माता जी का आकस्मिक निधन हो गया। इस कारण इनका पढ़ाई में व्यवधान आया और इन्होंने फिर अध्ययन नहीं कर सके, इनकी एमए की शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। इसी बीच में फिर सन 1900 में ये अवागढ़ एटा के खजाने के निरीक्षक पद पर नियुक्त हो गए और सन 1902 ईस्वी में अयोध्या के राजा प्रताप नारायण सिंह जी के ये निजी सचिव बन गए तथा 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात, देखिए आप कुछ डेटें इनकी याद रखेंगे, सन तो अवश्य याद रखिएगा। सन 1866 ईस्वी में इनका जन्म, सन 1900 में ये अवागढ़ एटा में निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। 1902 ईस्वी तक अर्थात 2 साल तक इन्होंने वहाँ सेवाएं की। इसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। फिर ये अयोध्या के राजा जो थे उनका नाम था प्रताप नारायण सिंह, उन अयोध्या के नरेश या राजा ये निजी सचिव बन गए और 1906 ईस्वी में
राजा का असामयिक उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात महारानी के ये निजी सचिव बन गए। राज दरबार से संबद्ध रहने के कारण इनका जो रहन सहन था बहुत अच्छा था, बहुत ही सामंती था, ठाट बाट बहुत अच्छा था। लेकिन इनकी प्राचीन धर्म, संस्कृति और संस्कृति में, साहित्य में इनकी गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान था तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी बहुत अच्छी लगन, गति थी, बहुत अच्छी पकड़ थी। भारत के कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों, प्रमुख तीर्थ स्थानों का, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और प्रमुख तीर्थ स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया। विद्यार्थी काल से ही जब ये पढ़ते थे उस समय से ही इन्हें उर्दू फारसी में कविताएं लिखते थे, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उर्दू और फारसी से ही थी। लेकिन समय के अनुसार ये ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं करने लगे और साहित्य सुधानिधि, ध्यान देंगे, साहित्य सुधानिधि सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया, रसिक मंडल का भी संचालन कार्य किया तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके योगदान में भी इन्होंने विशेष सहयोग दिया। उसके काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में विशेष योगदान दिया इन्होंने। अखिल भारतीय जो कवि सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए और हरिद्वार में 21 जून सन 1932 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और हिंदी माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी नहीं मिला। अर्थात ऐसे ब्रज भाषा के सुकवि आज तक नहीं प्राप्त हुए। इस तरह से अभी आपने इनका जीवन परिचय देखा है प्यारे बच्चों। अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके जीवन से भी आपको शिक्षा मिले कि बचपन से ही इन्हें मतलब उर्दू और फारसी में रचनाएं, कविताएं करने का विशेष शौक रहा और एक चाहे हिंदी साहित्य कला वर्ग का विद्यार्थी हो चाहे विज्ञान वर्ग का, आप किसी भी भाषा के हो, अच्छी आपकी पकड़ अगर है तो आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। कहा भी गया है प्यारे बच्चों, आपने सुना भी होगा कि जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है, जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। आज का किया हुआ जो मेहनत है कल रंग लाता है। जो आज आप मेहनत करेंगे, जो आज आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चय ही आपके जीवन में कल आपके लिए वही प्रकाश और वही उजाला बिखरेगा। इसी के साथ आइए आज अब हम आपको प्रश्न नंबर 2 इन्हीं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं क्या क्या हैं उस पर हम विशेष प्रकाश डालेंगे। जगन्नाथ दास जी रत्नाकर जी का साहित्यिक परिचय या साहित्यिक व्यक्तित्व। कविवर, इनको कविवर कहा जाता है, अर्थात ये महाकवि के रूप में, कविवर के रूप में जाने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक युग के कवि थे। अगर आपसे पूछा जाता है किस युग के कवि थे तो आप बताएंगे आधुनिक युग के कवि थे। फिर भी इन्होंने ब्रज भाषा अर्थात मध्ययुगीन काव्यों पर आधारित उनसे जो ब्रज भाषा की रचनाएं मध्ययुग में ज्यादा हुई उस पर इन्होंने रचनाएं की हैं। इनका जो आविर्भाव हुआ वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हुआ। आपको देखिए यहाँ पर बताया भी हमने, इसके पहले जीवन परिचय जब बताया तब भी हमने आपको सिद्ध किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। देखिए, परंतु दोनों में आधुनिक युग के काव्य चेतना की उपेक्षा करते हुए, अर्थात इन्होंने क्या कि इन्होंने आधुनिक युग के काव्य की चेतना की उपेक्षा की है। उपेक्षा मतलब होता है उससे प्रतिकूल या हट करके अलग इन्होंने रचनाएं की हैं। आधुनिक युग की रचनाएं इन्होंने नहीं की, खड़ी बोली में करना चाहिए था, लेकिन खड़ी बोली में न करके इन्होंने ब्रज भाषा की कवियों ब्रज भाषा को अपनाया और मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित होकर के ये काव्य साधना की और अपनी विलक्षण इन्होंने अपनी मध्ययुगीन काव्य की उपेक्षा करते हुए मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित होकर के काव्य साधना की और अपनी विलक्षण काव्यात्मक प्रतिभा से हिंदी काव्य जगत को प्रकाशित किया। रत्नाकर जी की काव्य चेतना मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित थी।
मध्ययुगीन काव्य का विकास राजाश्रय में हुआ था। रत्नाकर जी ने भी इसी प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया और सर्वप्रथम अवागढ़ के महाराजा तथा इसके पश्चात अयोध्या नरेश या अयोध्या के राजा के निकट रह करके अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिया था। अब इसके बाद आप देखेंगे राज्य आश्रय में अपनी काव्य प्रतिभा का विकास करने के पश्चात भी रत्नाकर जी के काव्य में मात्र भावुकता एवं आश्रयदाताओं की प्रशस्ति ही नहीं है। प्रायः जितने भी अन्य अवलिकों को आप लेंगे तो जिस राजा के आश्रय में रहते थे उनकी प्रशंसाएं ज्यादा करते थे, लेकिन इनमें आप देखेंगे कि इनके काव्य में व्यापक सहृदयता का भी परिचय भी मिलता है और इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य संगठन नूतन तथा मौलिक है। इन्हें काव्य के मर्म स्थलों की उत्कृष्ट पहचान थी और इन्होंने उसके भाव पक्ष के मर्म को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया है। रत्नाकर जी के मुक्तकों में पौराणिक विषयों से लेकर के देशभक्ति की आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की गई है। ये इनका साहित्यिक परिचय रहा। अब इसमें आप देखेंगे आगे की कुछ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कुछ रचनाएं जिनको हम कृतियां कहते हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं में आप देखेंगे जगन्नाथ दास इनकी कृतियों में रत्नाकर जी ने पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य सृजन किया। वे मूल रूप से कवि थे, अतएव उनकी पद्य रचनाएं ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, अर्थात जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की प्रमुख रचनाएं हिंडोला, ये 100 रोला छंदों का आध्यात्म परक श्रृंगारिक निबंध काव्य है। समालोचन आदर्श या समालोचना आदर्श के अंग्रेजी कवि एक थे पोप के समालोचना संबंधी एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। इसे आन क्रिटिसिज्म के हिंदी अनुवाद है ये। और तीसरी इनकी रचना है हरिश्चंद्र, ये 4 सर्गों का खंड काव्य है जो भारतेंद्र जी के सत्य भारतेंद्र जी ने भी सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक लिखा। उस नाटक पर आधारित इनका एक 4 सर्गों में ये खंड काव्य है। चौथा इनकी प्रमुख जो रचना थी वो कल काशी है। कल काशी ये 142 रोला छंदों का वर्णनात्मक प्रबंध काव्य है जो कि अपूर्ण है। यह प्रसिद्धि मार्मिक नगरी ने यह प्रसिद्धि जो इनको प्राप्त हुई एक धार्मिक नगरी काशी से संबंधित है। ये कल काशी जो लिखा इसमें 142 रोला छंद है और ये एक वर्णनात्मक प्रबंध काव्य है जो कि पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण माना गया है। और ये प्रसिद्ध धार्मिक नगरी जो काशी से संबंधित है। इसके बाद 5वां श्रृंगार लहरी भी इन्होंने लिखा। श्रृंगार लहरी में इन्होंने श्रृंगार परक 168 कवित्व सवया छंदों में इन्होंने इसकी रचना की है। फिर गंगा लहरी और विष्णु लहरी तो इनका 6वें काव्य है। ये दोनों रचनाएं इसमें 52 छंदों के भक्ति विषयक काव्य हैं। इसके बाद रत्नाष्टक इन्होंने लिखा रत्नाकर जी ने। रत्नाष्टक में इसमें देवताओं, महापुरुषों और खड ऋतुओं से संबंधित 16 अष्टक संकलित किए गए हैं। वीराष्टक इन्होंने रचना की है। वीराष्टक में ये ऐतिहासिक वीरों और वीरांगनाओं से संबंधित एक 14 अष्टकों का संग्रह है। प्रकीर्ण पद्यावली इसमें फुटकर छंदों का संग्रह किया गया है। इसके बाद इन्होंने रचना वो गंगा अवतरण भी लिखा। यह गंगा अवतरण से संबंधित 13 सर्गों का आख्यान यह एक प्रबंध काव्य है। और इसके बाद देख रहे हैं ब्रज भाषा में ही इन्होंने उद्धव शतक ये घनाक्षरी छंद में लिखित प्रबंध मुक्तक दूत काव्य है। और इसके अतिरिक्त रत्नाकर जी ने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है जिनके नाम है
ये ग्रंथों का जो संपादन किया उनके नाम इस प्रकार हैं: सुधाकर, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, नख शिख, हमीरहठ, रस विनोद, समस्या पूर्ति और हिमतरंगिणी, सुजान सागर, बिहारी रत्नाकर तथा सूरसागर। सूरसागर इनका अपूर्ण है। इस प्रकार से इनकी प्रमुख कुछ अन्य ग्रंथों की भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो रत्नाकर जी ने अनेक साहित्यिक और ऐतिहासिक लेख भी लिखे हैं। उनके लिखे व्याख्यान में भी जो बड़े ही गंभीर एवं विचारोत्तेजक हैं। तो इस प्रकार आपने साहित्यिक परिचय देखा, और साहित्यिक परिचय के बाद इनका जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: हिंडोला, समालोचना दर्शन, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी और विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पद्यावली, और इसके बाद इन्होंने गंगावतरण भी लिखा, उद्धव शतक लिखा। इसके साथ ही इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ भी रहे अनेक। उन ग्रंथों में सुधाकर है, कविकुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, नख शिख, हमीरहठ, रस विनोद, समस्या पूर्ति और हिमतरंगिणी, सुजान सागर। इसके बाद इन्होंने लिखा अंतिम बिहारी रत्नाकर और सूरसागर। ये इनका एक अपूर्ण है। इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं। तो 5 नंबर का एक प्रश्न ये भी आपका पूरा हुआ। और इसी पाठ पर आधारित इनकी काव्यगत विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। तो ये काव्यगत विशेषताओं से कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, उन पर आप प्रकाश डालिए। तो उस पर ये साहित्यिक वर्ग के बच्चों को ही पूछा जाता है, कला और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से नहीं। तो आइए अब इस पर आप देखेंगे काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य का आकलन 2 दृष्टियों से किया जाता है। नंबर 1, भाव पक्ष तथा कला पक्ष। ये भाव पक्ष और कला पक्ष 2 दृष्टियों से किया जाता है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि के कथ्य, प्रकृति चित्रण एवं रस निरूपण आदि का अवलोकन किया जाता है। तो आप देखिएगा, भाव पक्ष के अंतर्गत, भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने क्या कहा है, इनकी कैसे विचार थे, किन किन क्षेत्रों में इनकी प्रकृति कैसी थी और किन किन क्षेत्रों में इन्होंने रचनाएं की हैं, इसका एवं रस निरूपण आदि का अवलोकन किया जाता है। जबकि कला सौंदर्य के अंतर्गत अलंकार विधान, छंद योजना एवं भाषा शैली का विशेष अध्ययन किया जाता है। तो रत्नाकर जी के काव्य की निम्नवत विशेषताएं या इनकी निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 पे आप डालेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष की क्या विशेषता है? तो भाव पक्ष के अंतर्गत कवि रत्नाकर जी भावों में के कुशल बहुत चितेरे थे, अर्थात ये भावों को बहुत आसानी से समझते थे, बहुत ही मनन चिंतन करने में मर्मज्ञ रहे। उन्होंने मानव हृदय की कोने कोने को झांक करके भावों के ऐसे चित्र प्रस्तुत किए हैं कि उन्हें पढ़ते ही हृदय गदगद हो उठता है, अत्यंत ही प्रसन्न मन प्रफुल्लित हो जाता है। उनके काव्य की भाव पक्षी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में आप देखिएगा रस निरूपण। रत्नाकर जी ने केवल श्रृंगार रस का ही चित्रण नहीं किया, वरन उनकी काव्य में करुण रस, उत्साह, क्रोध एवं घृणा आदि भावों का चित्रांकन भी बड़ी कुशलता से हुआ है। रत्नाकर जी के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का सुंदर प्रयोग हुआ है। श्रृंगार के संयोग पक्ष की अपेक्षा विप्रलंब श्रृंगार, देखिए संयोग और वियोग 2 होते हैं ना, तो श्रृंगार संयोग पक्ष की अपेक्षा विप्रलंब श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार में विशेष इन्हें मार्मिकता होती है, विशेष सफल सिद्ध हुए हैं। और रत्नाकर जी का जो उद्धव शतक इनके द्वारा विरचित है, उद्धव शतक में वियोग श्रृंगार की ऐसी ही मार्मिक अभिव्यंजना देखने को परिलक्षित होती है या अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। श्रृंगार रस के साथ साथ रत्नाकर जी ने अपने काव्य में अन्य रसों का भी सम्यक प्रयोग करने में सफल रहे। जैसे वीर रस, श्रृंगार रस के साथ ही इन्होंने वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस आदि सभी रसों का सुंदर परिपाक रत्नाकर जी के काव्यों में हुआ है। और वीर रस की
जैसा इन्होंने दिया। तो वीर रस की झांकी आपको देखिए इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। तमा की ताक भुजदंड चंड हरकत चित्त चोप अमहि तवाई तुहि धाय कछु के अंतर सो रोशे अमनु बल विक्रम जुगल खंभ लगम थंभन हारे अधीर धरा पर अति गंभीर दृढ़ता युद्ध धारे। ये दृढ़ता युद्ध हारे इस पर आपको दिया गया है। इसके बाद प्रकृति चित्रण में आप देखेंगे, प्रकृति चित्रण में प्रकृति मानव की सहचरी रही है। वास्तव में हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक प्रकृति चित्रण पर आधारित पर्याप्त रचनाएं देखने को मिलती हैं। रत्नाकर जी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। कृष्ण वियोग में गोपियों का जीवन ग्रीष्म के भीषण ताप के समान त्रासदायी हो उठा है, अर्थात कष्टकारी, अर्थात पीड़ा दे रहा है। ठाम ठाम जीवन विहीन दीन दिसे सबे अचलती चबाई बात तपन धनी रहे। वह किस तरीके से इन्होंने भीषण गर्मी में भी इनके वियोग पक्ष को यहाँ पर परिलक्षित करने का और इन्होंने स्थिति में प्रकाश डाला है। इस प्रकार से इनका ये काव्यगत विशेषताओं में दो पक्ष आपने देखा है। और उसी का देखिए अधूरा काव्य ने कहे रत्नाकर न चैन तैन रैन पर परे, कहे रत्नाकर न चैन तिन रैन परे असुखी पत छीन भई तरुणी आनी रहे। ब्रज भाषा में है, कार्तिक पूर्णिमा की धवल चंद्रिका में इस नाथ वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत की शोभा अत्यंत ही दर्शनीय है। बहुत सुंदर इन्होंने छंद में वर्णन किया है। वने उपवने आराम ग्राम्यपुर नगर सुहाई हल्लसत ललित अभिराम चहुते से अति छवि छाई 32 वन संयुक्त बीच वृंदावन राजत अगोवर्धन गिरिराज मंजु मणिमय छवि छाजत। इसमें वृंदावन के में जो सुंदर स्वच्छ चांदनी बिछी उसका वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। इस प्रकार इनका ये भाव पक्ष जो था वो पूरा हुआ। अब इसके बाद आता है कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत दर्शन करेंगे। कला पक्ष की जो विशेषताएं हैं, यदि भाव पक्ष काव्य की आत्मा है, देखिए बहुत सुंदर वाक्य कहा गया है, यदि भाव पक्ष काव्य की आत्मा है तो कला पक्ष उसका शरीर है। और आत्मा शरीर में ही निवास कर रहा है। दोनों देखिए, शरीर का अस्तित्व तभी है जब उसके अंदर आत्मा हो। तो आप देखिएगा, कला उसका कला पक्ष शरीर होता है तो भाव पक्ष आत्मा कहलाती है। बिना आत्मा के शरीर निष्प्राण होता है, तो बिना शरीर के भी आत्मा का अस्तित्व संभव नहीं होता है। अर्थात दोनों का एक दूसरे से अलग रहने में अस्तित्व लगभग विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो रत्नाकर जी के काव्यों में कला संबंधी इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं चमत्कारपूर्ण अलंकार विधान। अर्थात रत्नाकर जी के जो अलंकारों की रचनाएं, अलंकार कैसे इन्होंने प्रस्तुत किए उस पर दर्शन करेंगे। कवि सौंदर्य प्रिय प्राणी होता है, वो अपनी कविता कामनी को विभिन्न अलंकारों से सजाने का प्रयास करता है। सौंदर्य प्रिय होता है तभी अपनी कविताओं को विभिन्न रसों से सजाने, विभिन्न अलंकारों से सजाने का प्रयास करता है। रत्नाकर जी ने शब्द और अर्थ पर आधारित अलंकारों के प्रयोग किए हैं, शब्दों पर और अर्थों पर। जैसे आप जान रहे होंगे कि अलंकार की जब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पर इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। और शब्द पर आधारित अलंकार तो स्वतः ही भाषा प्रवाह के साथ आ गए हैं। अनुप्रासों का इतना सुंदर प्रयोग किया, अनुप्रासों का या अनुप्रास अलंकारों का इतना सुंदर प्रयोग या तो रत्नाकर जी ने किया है या
इस प्रकार का प्रयोग पद्माकर जी ने के काव्यों में देखने को मिलता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार में जैसे कि इन अनुप्रासों का अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आपको छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्या अनुप्रास अलंकार, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार, अंत्या अनुप्रास अलंकार, ये इनके 5 भेद होते हैं। तो सभी का इन्होंने प्रयोग किया है। अगला रत्नाकर जी ने अनुप्रास के अतिरिक्त यमक अलंकार, रूपक अलंकार, वीपशा अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश और विभावना अलंकार आदि अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने किया। अलंकारों में इनका सबसे प्रिय अलंकार सांग रूपक अलंकार रहा। रत्नाकर जी सांग रूपक अलंकारों के सम्राट कहे गए हैं। उद्धव शतक के मंगलाचरण का प्रारंभ भी इन्होंने सांग रूपक अलंकार में किया है। देखिएगा, जासो जाति विषय विषाद, जासो जाति विषय विषाद की विवाही बेगी, अचोप चिकनाई चित चारु गहिबे करे, कह रत्नाकर कवित भर व्यंजन में, जासो स्वाद सौगुनी रुचिर राहिब करे, जासो स्वाद सौगुनी रुचिर राहिब करे। ये रत्नाकर जी ने इसमें आपको सांग रूपक अलंकार की अभिन्ना है। तो इस प्रकार आपने अभी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का पहले आपने जीवन परिचय देखा, जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का आपने अध्ययन किया। ये तीसरा प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की काव्यगत विशेषताएं। इस काव्यगत विशेषताओं में अभी आपने कला भाव पक्ष पढ़ा, भाव पक्ष के बाद आपने अब कला पक्ष पढ़ा। कला पक्ष में आपने अभी देखिए अलंकारों का कितना सुंदर इन्होंने प्रयोग किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो छंद योजना कैसी है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो अभी आपने अलंकारों के उत्कृष्ट अलंकार योजना उनकी देखी है। अब उत्कृष्ट छंद योजना, रत्नाकर जी ने अपने काव्यों में प्रायः 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। नंबर 1 रोला, नंबर दूसरा है घनाक्षरी। इसके अतिरिक्त छप्पय, सवैया एवं दोहा आदि छंदों का भी प्रयोग यत्र तत्र किया गया है। यत्र तत्र मतलब कहीं कहीं, जहाँ कहीं उन्होंने छोटे छोटे दोहा, सवैया और छप्पय का भी प्रयोग किया है। रत्नाकर जी का सबसे प्रिय छंद कवित्त है। इनका जो सबसे प्रिय छंद कवित्त रहा। और उद्धव शतक में आप देखिएगा, उद्धव शतक तथा श्रृंगार लहरी रचनाओं में इनका सुंदर प्रयोग हुआ है। इसका कवित्त छंद का। तो इस प्रकार छंद योजना इनका सबसे प्रिय छंद कवित्त छंद है। और रोला और घनाक्षरी छंदों का इन्होंने कुशलता से प्रयोग किया। कहीं कहीं पर इन्होंने छप्पय और सवैया, दोहा छंदों का भी प्रयोग किया है। तो ये इनका छंद योजना रहा। जैसे अलंकार के क्षेत्र में अभी आपने पढ़ा कि अलंकारों का जो उत्कृष्ट विधान इनका रहा, सांग रूपक अलंकार सबसे बहुत अच्छा सुंदर लिखा। सभी अनुप्रास अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और कहीं कहीं पर श्लेष और पुनरुक्ति अलंकारों का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी उन्होंने प्रयोग किया है। आइए अब इनकी भाषा कैसी है इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, समर्थ भाषा। रत्नाकर जी पूर्ण कलाविद, भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। जब भी आप लिखते हैं तो शब्दों का देखिए सुंदर इनका कलेक्शन होता है। रत्नाकर जी की जो पूर्ण कलाविद, भाषा के मर्मज्ञ, अब आप देखेंगे भाषा के मर्मज्ञ, भाषा के प्रकांड विद्वान या उद्भट विद्वान तथा शब्दों के आचार्य थे। भावों की अभिव्यक्ति के लिए केवल भावानुकूल भाषा की ही आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए भाव की अनुकूल भाषा की ही आवश्यकता नहीं, वरन उसके अनुकूल शब्दों के चयन और वाक्य विन्यास की भी आवश्यकता होती है। रत्नाकर जी की भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। ध्यान रखेंगे ये ब्रज भाषा के आचार्य थे। तो इनकी रचनाओं में भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है, परंतु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अपना
इन्होंने उसमें अपना करके अर्थात उसका प्रयोग करके इन्होंने अपनी भाषा का श्रृंगार किया है, उसको सजाया है। रत्नाकर जी के प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रसंगों के अनुकूल, भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग है, तो प्रसंगों के अनुकूल भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। श्रृंगार के प्रसंग में भाषा की सरसता तथा वीरता की प्रसंग में भाषा का ओज काव्य रसिकों का मन मोह लेता है। फिर से आप सुनिए, श्रृंगार के प्रसंग में भाषा की सरसता तथा वीरता के प्रसंग में भाषा का ओज काव्य रसिकों का मन मोह लेता है। वे शब्द चित्र उतारने में पूर्णतया कुशल है। कहावतों मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को में चमत्कार उत्पन्न किया है, या भाषा की चमत्कार और भाव प्रेषण की शक्ति को द्विगुणित कर दिया है, अर्थात दुगना रूप से प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से इनकी भाषा रही। अभी आपने देखा था इनका कला पक्ष में उत्कृष्ट, इनकी अलंकार योजना में, तो अलंकार में अनुप्रास और सांगरूपक अलंकार का में विशेष रूप से निष्पक्षता मिली। इसके बाद रोला और छंद योजना में रोला और घनाक्षरी। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रृंगार लहरी में जैसे ये कवित्व छंद का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ ही छप्पे स्वया और दोहा छंदों का प्रयोग किया। भाषा इनको देखिए, भाषा ये शब्दों के आचार्य, भाषा के बहुत ही अच्छी मर्मज्ञ विद्वान थे। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, और शब्दों का सुंदर वाक्य चयन किया। वाक्य विन्यास भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया। रत्नाकर जी ने की भाषा जो प्रौढ़ साहित्य की भाषा रही, और इन्होंने अपने भाषा में अन्य आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं को भी स्थान दिया है। रत्नाकर प्रसंगों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया। ये 3-4 भाषा सरस थी, और वीरता के प्रसंग में ओज प्रधान भाषा का भी प्रयोग किया है। इसके बाद आइए शैली। शैली में आप देखेंगे रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रण शैली, कौन सी शैली? चित्रण शैली, अलंकारिक शैली तथा चमत्कारिक शैली आदि का प्रयोग किया। 3 प्रकार से याद रखेंगे, 3: चित्रण शैली, अलंकारिक शैली और चमत्कृत शैली। तो चमत्कारिक शैली देखिए, ये अलंकारिक चित्र शैली का एक उदाहरण आपके सामने बहुत अच्छा यहाँ पर उद्धव प्रसंग से इन्होंने लिखा। आए हो सिखावन को जोग माथुराते तो पे, कि गोपियां उद्धव जी के से कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा पे तो पे, उद्धव ये वियोग के वचन बात रावो ना, कहे रत ना कर दया कर तरस दीन्यो, अतुक दारी पे को तो पे अधिक बढ़ावो ना, टूक टूक हुए मन मुकुर हमारो हाय, अचू के हूँ कठोर बैन पान चलावो ना, एक मन मोहन तो बसी के उजारे मोही, एक मन मोहन तो बसी के उजारे मोही, ही में अनेक मन मोहन बसावो ना। गोपियों की विरह मनोदशा का वर्णन कर किस प्रकार से रत्नाकर जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया, ये इनके अलंकारिक चित्र शैली का उदाहरण था। और इस प्रकार से रत्नाकर जी के काव्यों में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। भावों की उत्कृष्टता और रसों की चारुता तथा अलंकार योजना आदि की दृष्टि से रत्नाकर जी का काव्य बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा होता है। प्यारे बच्चों, इसको मन लगा करके आप देखें। अब आपको देख रहे हैं, जैसा यहीं से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप देख रहे हैं स्मार्ट नॉलेज टेक पे, ये इसको भी सब्सक्राइब करें। और इसमें भी हमारे सारे लेक्चर डाले जाते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल में भी हमारे लेक्चर आपको मिलेंगे। जल्दी इसको सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने साथियों को कहें वो पढ़ने, इससे मन जुड़ें। और ये आरोग्य सेतु ऐप है प्यारे बच्चों। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने लगातार आपसे प्रयास किया। इस आरोग्य सेतु को ऐप को अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में अवश्य डाउनलोड करें। लेकिन अब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक
हाँ, आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। उस आयुष कवच को भी आयुष कवच को ऐप को आप लोग डाउनलोड करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको आयुष कवच ऐप के बारे में विस्तार से बताएंगे भी। और मेरी आपसे अपील है और आपको सुझाव दिया जाता है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने पड़ोसियों की सुरक्षा करने के लिए, इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमें इस आयुष कवच ऐप को अवश्य डाउनलोड करना है। इसके साथ ही ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में भी हमारे सारे वीडियोज और लेक्चर डाले जाएंगे। सभी लोग इससे डाउनलोड कर लें और इससे पढ़ने का प्रयास करें, इससे जुड़ने का। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद। आपको मन लगा कर ये स्टडी करें।